पहले वो लिखो लिखो। It states that the degree of polarization of reflected light, the degree of polarization of reflected light depends upon the angle of incidence, depends upon the angle of incidence, the angle of incidence. At a particular angle of incidence, the reflected ray becomes perpendicular to the refracted ray. At a particular angle of incidence, the reflected ray becomes perpendicular to the refracted ray. And the reflected ray is completely polarized. This angle of incidence is called as Brewster angle. अब इसको भी ध्यान से समझो। जब लाइट कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम पे गिरती है, जैसे कि ग्लास ट्रांसपेरेंट है आर पार, जैसे कि वाटर गिरेगी पार हो जाएगी, ठीक है। जब भी लाइट कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम पे गिरती है, उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्रैक्ट मतलब बाहर निकल जाएगा कुछ एंगल पे बेंड होके, इसी को बोलते हैं ना रिफ्रैक्शन, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा, तो जरा ये सिनेरियो इमेजिन करो। मान लो ये पानी है और उसका सरफेस है, इसके नीचे पानी होगा, कुछ वाटर बॉडी है लेट से, और उसके बाहर आप खड़े हो, ठीक है। इस वाटर बॉडी पे मान लो यहाँ से सूरज चाचू से कोई लाइट की रे आई और इस पानी पे गिरी, ठीक है। इससे कुछ लाइट की रे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ कोई बंदा खड़ा होगा, उसकी आंखों पे गिरेगी यहाँ पे, ठीक है। कुछ लाइट की रे हो सकता है रेयर से डेंसर, तो शायद टुवर्ड्स आएगी ना। कुछ लाइट की रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा, क्या हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के? हाँ, जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उसी के हिसाब से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा। अब मेरे को आप बताओ, अगर मैं ये एंगल को यहाँ कर दूं, चेंज कर दूं, ऐसा ले जाऊं, तो क्या ये एंगल भी चेंज होगा? क्योंकि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होना है, बराबर। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होगा? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया तो अब रिफ्रैक्शन भी ऐसा हो जाएगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा। तो क्या आप इस बात पे एग्री करते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के चेंज होने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होगा, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा? क्या आप इस पे एग्री करते हो? ठीक है। तो ऐसी कुछ ये जब हमें पता चला तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर करके देखते गए। तो हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एक अलग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा और एक अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। हमने चेंज किया। कोई एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही मैं चेंज कर रहा हूं ना, ऐसा कोई एक ही एंगल होगा, कोई एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें ऐसा मिला जिसमें एंगल, देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो रहा था। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको अगर ऐसा करूंगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां आता जाएगा,
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यहाँ आता जाएगा, बराबर। कोई एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें ऐसा मिला जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक दूसरे से क्या हो गए, परपेंडिकुलर। क्या हो गए, होगा ना भाई ऐसे। मान लो ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं इसको यहाँ बेंड करते गया या यहाँ कहीं पे भी लेके गया, यहाँ बेंड करूंगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे, रिफ्लेक्शन ऐसे, बोलो चेंज होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आया, मैंने देखा कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन गया वो कितना बना, 90। कितना बना, ये कोई एक ही एंगल पे हो सकता है ऐसे, फिर चेंज करो फिर दोनों चेंज होने लग जाएगा। तो कोई एक पर्टिकुलर एंगल ही ऐसा होगा जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे हमें कैसी मिल रही थी, परपेंडिकुलर। ये रियल में रियलिटी ऐसा होते हुए दिखा हमें। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जिस पे हमें रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर मिली, हमने नाम दे दिया ब्रूस्टर एंगल। क्या नाम दे दिया, ब्रूस्टर एंगल। क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है या एंगल ऑफ इंसिडेंस है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ही कोई एंगल होगा, उसी एक एंगल को हम ब्रूस्टर एंगल बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस हजारों लाखों कुछ भी हो सकते हैं। उस वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर हमें रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से परपेंडिकुलर मिल रही है, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, ब्रूस्टर एंगल। क्या ये एक ही एंगल होगा? ठीक है, इससे थोड़ा भी आगे जाऊं या थोड़ा भी पीछे जाऊं तो ये कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए क्या ये एंगल क्रिटिकल है। हाँ, ये कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, दैट इज व्हाई दिस एंगल इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल क्यों, समझ में आया ना, ये कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। बोलो क्लियर, क्लियर, ये समझ में आया? हाँ, ये कंडीशन समझ में आई, ओके। अब जब ऐसा होता है ना दोस्तों, कोई एक इंसिडेंट एंगल ऐसा होगा जिसमें रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एक दूसरे से क्या हो गई, परपेंडिकुलर। जब ऐसा होता है ना, जब ऐसा होता है ना, इंसिडेंट लाइट, ये कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, ग्लास, वाटर, कुछ भी। इंसिडेंट लाइट इस पे गिरने से पहले कैसी है बताओ, पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड? हाँ, बोला ना, गलत होगा चलेगा, लेकिन मेरे को आंसर चाहिए। अनपोलराइज्ड की पोलराइज्ड? क्यों? क्योंकि ना ये किसी पोलराइज से पास हुई, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, वो स्कैटरिंग इफेक्ट वाला हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे। हाँ, लाइट क्या है, अनपोलराइज्ड। लाइट क्या अनपोलराइज्ड मतलब इस लाइट में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट होंगे। हाँ, ऐसा बना दिया मैंने, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट दिख रहे हैं, मतलब ये लाइट कैसी है, अनपोलराइज्ड। ठीक है, समझे? इससे पहले की कंडीशन बनाता हूं। ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ग्लास, वाटर जैसा कुछ भी, इस पे लाइट गिर रही है। लाइट कैसी होगी, बोलो, अनपोलराइज्ड। ये क्रिटिकल एंगल नहीं है, कोई भी एक नॉर्मल एंगल है। कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये पाया गया कि जब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराई तो मान लो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गायब हो गया और आगे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट गया। इसका वर्टिकल कंपोनेंट गायब हो गया, आगे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गया। किसी का कुछ गायब नहीं हुआ, दोनों गया। उसके पीछे वाली का हो सकता है वर्टिकल कंपोनेंट रह गया, हॉरिजॉन्टल नहीं रहा। ठीक है, मेरे बोलो क्लियर है? इसका क्या गायब हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो इधर दिखेगा। इसका क्या गायब हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट, वो इधर दिखेगा। इसमें कुछ भी गायब नहीं हुआ, पूरा निकल गया, वो यहाँ नहीं दिखेगा। बराबर, ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी नहीं आएंगे, वो यहाँ दोनों दिखेंगे। ये आपको कैसी दिख रही है, क्या फुल्ली पोलराइज्ड है? लेकिन क्या कुछ पोलराइज्ड है? तो क्या मैं इसको पार्शियली पोलराइज्ड बोल सकता हूं? क्योंकि इसमें से कुछ वेव्स के, या कुछ आप बोल सकते हो, कुछ जो वेव्स है उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में, कुछ में हर डायरेक्शन में। बोलो क्लियर है? तो नाम, लेकिन इसमें तो दोनों डायरेक्शन है, इसमें एक है, तो ये पोलराइज्ड है, ये अनपोलराइज्ड है, तो इसको मैं बोलूं क्या? हाँ, तो क्या ना ये पूरी तरह पोलराइज्ड है, ना ये पूरी तरह, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया पार्शियली पोलराइज्ड। क्या दे दिया? पार्शियली पोलराइज्ड। तो जब कोई लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे गिरती है
तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट होता है, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट होता है। लेकिन दोनों ही, जो रिफ्लेक्ट होगा जो रिफ्रैक्ट होगा, दोनों में जो लाइट होगी वो कैसी होगी? पार्शियली पोलराइज। कैसी होगी? कैसी होगी? पार्शियली। मतलब हमने जब उसको, उस लाइट को ऑब्जर्व किया तो हमें कभी कभी एक डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन देखने को मिला, कभी कभी दोनों देखने को मिला, कभी कभी एक मिसिंग था दूसरा था, कभी दूसरा मिसिंग था एक था, समझ में? और ऐसा दोनों में हो रहा था। अरे बोलो क्लियर है? फिर वही टाइप, ये इंसिडेंट वाला हमने एंगल चेंज करते गए, तब भी रिफ्लेक्टेड भी हो रहा होगा, रिफ्रैक्टेड भी हो रहा होगा, दोनों में पार्शियली पोलराइज, लाइट पार्शियली पोलराइज हो रही होगी। ठीक है, एक एंगल खाली ऐसा मिला हमें जहां पर ये और ये एक दूसरे से क्या हो गए? क्या हो गए? सिर्फ इसी कंडीशन में हमें क्या देखने को मिला? जब ये कंडीशन अचीव हुई ना, देखो यहां पे बनाता हूं, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये इंसिडेंट लाइट कैसी है? बोलो कैसी है? अनपोलराइज्ड लाइट। कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से क्या हो जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रूस्टर एंगल। क्या वो कहते हैं? ब्रूस्टर एंगल। अब क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसलिए हम उसको नाम आई देते हैं, लेकिन क्योंकि ये ब्रूस्टर है इसके लिए हम इसे BIB कह देते हैं। समझ में आया? ब्रूस्टर एंगल किसे रिप्रेजेंट करते हैं? IB से, क्योंकि ब्रूस्टर एंगल कौन सा वाला एंगल होता है? इंसिडेंस वाला। अब इंसिडेंट के लिए I और ब्रूस्टर के लिए B, तो ये हो गया ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, क्या ये एंगल को ब्रूस्टर एंगल बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो, ये हटा दो, यहाँ पे वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है। आई बात समझ में? क्या ये एंगल को ब्रूस्टर एंगल बोल सकता हूँ? क्या ये एंगल को नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के एंगल को हम ब्रूस्टर एंगल बोल सकते हैं। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है, जब ब्रूस्टर एंगल मिलता है मतलब वो एंगल जहां पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, तब हमने देखा कि रिफ्लेक्टेड रे है वो जो कंप्लीटली पोलराइज होती है। कैसी होती है? मतलब इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे के बारे में क्या राय है आपकी? उसके साथ कुछ नहीं होता। ठीक है, वो पार्शियली पोलराइज ही रहेगी। ये किसी में ये, किसी में दोनों। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो ये जो फिनोमिना होगा ये एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा, और इस पर्टिकुलर एंगल को हम क्या कहते हैं? ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, ये कंडीशन जरा भी डिस्टर्ब हुई तो फिर से ये पार्शियली पोलराइज, ये भी पार्शियली पोलराइज। समझ में आया? सिर्फ एक ही सिनेरियो में वो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज मिलेगी। वो कब? जब दोनों के बीच में 90 का एंगल हो और वो क्या हो? ब्रूस्टर एंगल। बोलो क्लियर है? समझ में आया? इसीलिए ये आप ऐसा कोई इसको ऑब्जर्व तो करता नहीं है, लेकिन आप अगर ये पढ़ लियो तो कभी ऑब्जर्व करना। आप किसी लेक के पास खड़े हो, ठीक है, और अगर आप नेकेड आई से अगर लेक में देखो तो इतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप पोलराइड ग्लास लगा लो ऐसा कुछ, तो फिर अगर आप उसको देखोगे तो और क्लियर दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पोलराइजेशन का फिनोमिना हो रहा है या ग्लास लगाने के बाद उसकी वजह से जो लाइट की इंटेंसिटी ना उसमें फर्क पड़ता है, और यहाँ पर भी पोलराइजेशन का एक अलग से फिनोमिना हो रहा है, तो वहाँ उसके वजह से हम थोड़ा पानी के अंदर डीप देख पाते हैं। ठीक है, इसलिए शायद वो स्विमर लोग वो ग्लास वगैरह लगाते हैं, इसकी वजह से अंदर वो लोग क्लियर देख पाए। समझे? हाँ, तो कहीं पे भी अगर ऐसी वाटर बॉडी है जिसपे लाइट गिर रही है तो उसमें से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो रही होगी। ठीक है, जो आप तक रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसमें पार्शियली पोलराइज लाइट होगी। जब आपने पोलराइड ग्लास लगा लिया और उसमें से भी वो पार्शियली पोलराइज समझ लो और पोलराइज हो गई, ठीक है, तो इंटेंसिटी तो कम हो जाएगी, मतलब आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा ज्यादा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? वो आपको अपनी रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? आप खुद को देखोगे ना पानी में, समझ रहे हो? ये वाली लाइट की इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो आप खुद को देखोगे, अगर ये लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो आपको जो अंदर है वो दिखेगा। ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ना भाई। रिफ्लेक्टेड लाइट का मतलब क्या? जो आपको, जो आप मिरर में आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, समझ में आ रहा है? तो वैसे अगर आप पानी के सामने खड़े हो तो अगर ये
आपको अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन आप पोलराइड प्लेन ग्लास पे नहीं खड़े हो और ये कंडीशन अगर अचीव हो गई, या फिर मान लो प्लेन पोलराइज लाइट अगर पानी से टकरा के आ रही है और आपके पोलराइड से वो और पोलराइज हो गई, तो इसी रिफ्लेक्टेड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बराबर। तो आप यानी अगर आप खड़े और आप खुद को देख पा रहे हो पानी में, ठीक है, और अगर पोलराइड ग्लास आपने पहना है, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन की कम हो गई, तो आप खुद को नहीं देख पाओगे, तो बदले में आपको क्या दिखेगा, तो जो अंदर है वो दिखेगा। समझे समझे? अरे क्लियर है? बट ये ब्रूस्टर की जो कहानी थी ये समझ में आई, किस एंगल को ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं? हाँ क्लियर? तो हम वही डायग्राम बनाने वाले, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। इसका आपने स्टेटमेंट लिखा ना, जरा रीड करो आप रीड करो स्टेटमेंट, क्या लिखा हमने? It states that the degree of polarization of reflected light depends upon the angle of incidence at a particular angle of incidence. बस it states that, लिखो क्या पढ़ा आपने? It states that the degree of polarization of reflected light depends upon the angle of incidence. बस मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करता गया, तो एक एंगल पे मुझे ये प्लेन पोलराइज मिली। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जब मैं चेंज कर रहा रहूंगा धीरे धीरे इसका पोलराइजेशन बढ़ रहा होगा? क्या ये बोलना ट्रू है? फिर कोई एक पॉइंट आएगा जहां पर इसके अंदर कोई वाइब्रेशन दूसरा बचा नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन का वाइब्रेशन बचा, अभी हो गई प्लेन पोलराइज। फिर मैंने ये एंगल जैसे ही चेंज होगा, क्या ये अब प्लेन पोलराइज रहेगी? तो इसका डिग्री ऑफ पोलराइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे। वही लिखा ना हमने, द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। पढ़ो आगे। At a particular angle of incidence, the reflected ray becomes perpendicular. बस एक पर्टिकुलर एंगल चेंज करते करते एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। पढ़ो आगे। The reflected ray and the reflected ray is completely polarized. This angle of incidence is called Brewster angle. जब भी ये 90 डिग्री पे होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या पढ़ा आपने, क्या हो जाएगी? कंप्लीटली पोलराइज। और जब ऐसा कुछ होगा उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंड दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज ब्रूस्टर एंगल। यही लिखा है हमने, जो मैंने बोला वो इंग्लिश में लिखा। क्लियर है? समझ में आया? अब इसका मैथमेटिकल रिलेशन बनाते हैं। अब ये वही बात है कि हमें पता है कि सर ये आईबी चेंज होने से, ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंज देखने को मिलेगा, तो इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करो, तो वही हम अभी मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉ तो आपने लिख लिया, ये डायग्राम एज इट इज बना लो। और सुनो, यहाँ पे लिख दो एंगल स्मॉल आर और यहाँ पे लिख दो एंगल कैपिटल आर, और नीचे लिख देना एंगल आईबी, एंगल स्मॉल आर और एंगल कैपिटल आर। ब्रूस्टर एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखा आपने, यहाँ पे दोनों फिनोमिना हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी, तो हम दोनों के लॉ को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो रिफ्लेक्शन का लॉ तो बहुत इजी है, एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। और रिफ्रैक्शन का लॉ क्या कहता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय, इसके नीचे इस डायग्राम के नीचे देखो, बाय लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, by law of refraction we can say that
we can say that sin I upon sin R is equal to mu2 by mu1। mu2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। mu1 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मतलब लाइट जिस मीडियम से आ रही है वो मीडियम 1, जिस मीडियम में जा रही है वो मीडियम 2, और इन दोनों का रेशियो ही रिफ्रैक्ट यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो हम ईटा बोल सकते हैं। और अगर दूसरा पहला मीडियम हमने एयर माना हुआ है, मान लो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर पहला मीडियम हमने एयर माना, ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसीडर करते हैं 1। क्या करते हैं? जैसे आप कहीं लेक के पास खड़े हो, लाइट एयर से ही लेक में जा रही है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या हो गया? एयर। ग्लास से आप लाइट पास कर रहे हो तो एयर से ग्लास में जा रही है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या हो गया? एयर। ठीक है, लेट, चलो पहले ये लिख लो, फिर इसके नीचे लिखो लेट अस कंसीडर मीडियम 1 टू बी एयर। एयर, let us consider medium 1 to be air, therefore mu1 is equal to 1, mu1 is equal to 1। लिखा आपने? तो यहाँ क्या बचेगा बोलो? sin I by sin R is equal to mu2। ये सब कुछ हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एयर की। तो हम ये मान रहे हैं कि लाइट एयर से कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मीडियम बचा, तो यहाँ पे 2 को लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम एयर से किसी मीडियम में जा रहे होते हैं तो उस मीडियम का डायरेक्ट यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। फिर अलग उस मीडियम का जब यहाँ पे डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा तो हमें 2, 1 अलग अलग लिखने की जरूरत है, जब यहाँ एक ही टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ठीक है, बोलो क्लियर है? तो यहाँ आपने लिखा mu1 इक्वल टू 1। ठीक है, सो let us consider the refractive index of medium 1 to be air, therefore we can write mu1 equal to 1। बचा, उसके नीचे लिखो since there is only term of refractive index of medium 2 present in the equation, only term of refractive index of medium 2 present in the equation, we can write mu2 equal to mu। अब उसको 2, 3, 1 देने की जरूरत नहीं है, mu2 को mu लिख लो। we can write mu2 equal to mu। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? sin I by sin R equal to रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? मीडियम 2 का, जिसमें लाइट जा रही है। जैसे एयर से वाटर में जा रही है तो म्यू किसका होगा? वाटर का। एयर से ग्लास में जा रही है तो म्यू किसका होगा? एयर से डायमंड में जा रही है तो म्यू किसका होगा? डायमंड। बोलो क्लियर है? समझ में आया? कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज sin I is equal to mu times sin R। हाँ, एक्चुअली ये sin I और ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, तो यहाँ पे स्मॉल r नहीं आएगा। हमने रिफ्रैक्टिव एंगल को कौन सा नाम दिए? बोलो, कैपिटल R, बराबर ना? बोलो, बोलो क्लियर है इतना? अब दोस्तों मैं बाजू में एक डायग्राम बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सा एंगल है? इंसिडेंट एंगल। अच्छा, ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड। तो ये कौन सा एंगल? ये कौन सा एंगल? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे बोलो क्लियर है इतना? क्लियर है? लेकिन मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्शन और ये दोनों 90 है, तो अब ये क्या हो जाएगा? तो ये हो गया IB। इसमें किसी को कोई डाउट है? यहां तक समझ में आया? बोलो। ठीक है, क्या ये पूरा 90 है? बोलो। तो ये बचा हुआ कितना होगा?
90 माइनस IB। इतना क्लियर? कोई डाउट है इसमें किसी को? हाँ, अरे बोलो। इसको मैं ऐसा खींच देता हूं, ठीक है? कोई डाउट? इसको मैंने खाली एक्सटेंड कर दिया, इसमें किसी को कोई डाउट? अरे बोलो। ये लाइन, अब देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बीच में नॉर्मल, बराबर? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की लाइन है, ये क्या होगा, और ये नॉर्मल, तो ये एंगल क्या होगा? अरे बोलो। ये एंगल क्या होगा? अगर ये एंगल, ये IB है और ये 90 माइनस IB है, इसको बराबर मैंने यही सेंटर से निकाला, तो ये एंगल क्या होगा? 90 प्लस IB। 90 प्लस IB क्यों? प्लस 2 का। चलो एक काम करो, पहले आप यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो, फिर आगे अच्छे करेंगे। हो जाएगा तो बोलो। हो गया सभी का? तो इसको बजाय ये साइड के मैं ये साइड से बता दूं था, ताकि वो साइड पे हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी आ चुका है ना, तो आसान हो जाएगा। ये एंगल क्या, एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल ऑफ, अगर ये दोनों 90 है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ, ये दोनों 90 है, तो ये एंगल IB हो जाएगा। अरे बोलो, क्लियर है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या IB बराबर होगा R के? हाँ, ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो, क्लियर है? तो क्या मैं R की जगह IB लिख सकता हूं? बोलो। तो ये डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे, ये हो गया IB, तो ये भी क्या हो जाएगा कि R और सेम है ना, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन वाला, ये दोनों कितना है? 90। तो बोलो, क्लियर? इसको भूल जाओ, यहाँ देखो, ये पूरा देखो, कितना है? कितना है? 90। कितना है? ये याद है आपको, ये R था, ठीक है। अगर ये 90, इसको भूल जाओ, ये बचा हुआ IB, ये कितना हो गया? अरे भाई, इतने पार्ट को देखो ना खाली, इतने, ये ऊपर वाला, ये पूरा 90, इसमें से इतना निकाल दो तो कितना बचेगा? 90 माइनस, इतना क्लियर है? हाँ। अब इसको भूल जाओ, इतने पार्ट को देखो, ये पूरा 90, ये पूरा, और इतना हिस्सा 90 माइनस IB, तो बचा हुआ कितना होगा? 90 माइनस IB, तो फिर वो तो हमने कर चुके, क्या आता है लास्ट में? IB आएगा। क्या आएगा? IB। बोलो, क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर है? लेकिन ये पूरा भी तो 90 है, हाँ? ये पूरा 90, तो ये बचा हुआ कितना होगा? बोलो, ये पूरा 90 है, ये IB, तो ये कितना होगा? तो इस डायग्राम से क्या मैं बोल सकता हूं? R बराबर 90 माइनस IB, हाँ? समझा कि नहीं समझा? पूरा जूम करके यहाँ पे बताया आप लोग को, समझा कि नहीं समझा? हाँ। तो क्या ये डायग्राम से मैं बोल सकता हूं, फ्रॉम डायग्राम we can say that R is equal to 90 minus IB। इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस
साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर जो है यहाँ पे पुट कर दो, क्या आएगा देखो, साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर की जगह 90 माइनस आई। इतना क्लियर है? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। साइन 90 270 पे चेंज होता है, साइन 90 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, 90 माइनस थीटा, तो पहले तो आ जाएगा कॉस थीटा। दूसरा 90 माइनस में साइन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, बस और कोई चेंज करना है क्या? नहीं। इसको उठा के मैंने यहाँ पे दिया, अरे ये भी आई बी हो, अगर ये एंगल आई बी कौन, हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं वहां पे आर और कैपिटल आर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे वो कौन से होंगे, कौन से होंगे, ब्रूस्टर होंगे। जहां जहां आई, हाँ वहां आई बी आएगा, तो कहना है राइट, साइन आई बी बाय कॉस आई बी इज इक्वल्स टू म्यू साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan आई बी इज इक्वल्स टू, बस खत्म, ये ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, मतलब ये अगर एंगल निकालना है, ब्रूस्टर एंगल ही वो एंगल होता है ना जहां पे रिफ्लेक्टेड वाली रे आपको प्लेन पोलराइज मिलेगी और दोनों, तो मान लो ये एंगल मुझे पता करना है। अब ये मैं हर बार लाइट को चेंज कर करके तो देख नहीं सकता, मान लो ये ब्रूस्टर एंगल पता करना है जहां पे रिफ्लेक्टेड रे एग्जैक्टली पोलराइज मिले या परपेंडिकुलर में, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम तो कांस्टेंट है, वाटर के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, ग्लास के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, tan इनवर्स वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर डाल दो, जो भी एंगल आएगा ना इससे, वो एंगल पे उस मीडियम पे अगर आप लाइट इंसिडेंट मारोगे तो रिफ्लेक्टेड रे आपको क्या मिलेगी। जैसे ये ग्लास मैंने लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है, किस फॉर्मूले में डाल दिया, एक वैल्यू आएगी एंगल की। अब ये ग्लास को मैंने जमीन पे रखा, उसी एंगल पे मैंने इंसिडेंट लाइन मारा ना, 100% जो रिफ्लेक्टेड होगी वो प्लेन पोलराइज होगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। समझ में आ रहा है? ये इसका सिग्निफिकेंस है, ये रिलेशन जो आया हमें क्यों आया समझ में आया, इससे हम एग्जैक्ट वो एंगल पता लगा सकते हैं जिससे कि हम अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लाइट मारे तो रिफ्लेक्टेड वाली प्लेन पोलराइज होगी, ये भी पक्की बात है, और जो रिफ्रैक्ट होगी उसमें और रिफ्लेक्टेड में कितने का एंगल बनेगा, 90 का, ये भी हम पक्के से बोल सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज मैथमेटिकली डिराइव की। समझा? ये नहीं समझा? तो ये पूरा जो फिनोमिना, एक एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन पोलराइज हो जाना और उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे का रिफ्रैक्टेड से 90 डिग्री बना लेना, इस पूरे फिनोमिना को हम ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं। ठीक है, और ब्रूस्टर्स लॉ का स्टेटमेंट यही हमने सेम लिखा जो आपने अभी पढ़ा था, और उसका मैथमेटिकल रिलेशन ये है। तो ब्रूस्टर्स लॉ में हमने निकाला क्या, वही एंगल निकाला जिस पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, वो इंसिडेंट एंगल निकाला जिस पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से क्या हो जाती है, और इसी एंगल पे इन दोनों के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ एक और चीज होती है, वो क्या, रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज्ड होती है। कैसी होती है? प्लेन पोलराइज्ड। समझ में आया? क्लियर है? और प्लेन पोलराइज्ड का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। समझे? यहां पे पोलराइजेशन हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। अच्छा, ये पूरा पार्ट लिखो। फर्स्ट पार्ट हो गया।
सेकंड वाला पार्ट हुआ, ये ऊपर का हुआ इतना, हाँ ये हुआ, यस। नीचे का पार्ट हुआ, इसका बाकी है। ये पार्ट हुआ, बाकी किसी का चलो। अब आपको याद है को अपना इंटरफेरेंस पढ़ते टाइम हमने ये चीज का जिक्र बहुत बार किया था। अगर हमें क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, मतलब डार्क ब्राइट एकदम क्लियर सेपरेट सेपरेट दिखना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था द सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिसका फेज टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, ये दोनों। अच्छा, वो उसमें सेकंड पॉइंट ये भी था कि फ्रीक्वेंसी दोनों वेव्स की सेम होनी चाहिए जो इंटरफेयर हो रही है, एम्पलीट्यूड दोनों वेव का सेम होना चाहिए जो इंटरफेयर हो रहा है, इंटेंसिटी दोनों वेव की सेम होनी चाहिए जो इंटरफेयर हो रही है, तो उससे क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। ये चारों बातें अचीव तभी हो सकती है जब आपका सोर्स ऑफ लाइट क्या हो, कोहेरेंट हो। क्या हो? तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है दोस्तों, पहले वो समझ लो। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब ये है कि आपको लगेगा कि लाइट दो अलग अलग सोर्स से आ रही है, लगता है, लेकिन एक्चुअली में पीछे लाइट एक ही सोर्स से आ रही होती है बस, इसलिए हम उसको कोहेरेंट, ठीक है, मतलब दो लोग एक साथ, है ना, इसको कोएग्जिस्ट या फिर कोऑपरेट ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, जब भी दो चीजें मिलके काम करती तो को लगा देते ना हम लोग, उसको कंपनी बोलते, लेकिन वो को लगा होता है ना वहां पे। ठीक है, तो ऐसी समझ लो, कोहेरेंट का मतलब ये दिख अलग अलग रही है दो सोर्स, लेकिन एक्चुअल में पीछे वो एक ही लाइट का सोर्स है। ठीक है, तो वो लाइट का सोर्स एक ही होने से उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों जगह से आने वाली फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी। अरे भाई सेम क्यों होगी, क्योंकि वो दिख अलग रही है लेकिन आप पीछे एक ही सोर्स से रही है, तो फ्रीक्वेंसी सेम ही होने वाली है। फेज उसका टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हकीकत में दो अलग सोर्स नहीं है, वो दिख अलग दो सोर्स है लेकिन है वो एक ही। तो जो एम्पलीट्यूड लाइट का उस पीछे वाला मेन सोर्स में से निकलेगा वही इसमें से भी निकलेगा, वही इसमें से भी निकलेगा, क्योंकि ये तो छला हुआ है, एक्चुअल तो पीछे है। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे ये होता कैसे। ठीक है, मान लो ये कोई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट वाली ये स्लिट है। ठीक है, मान लो ये एक स्लिट है। ठीक है, इसमें से यहाँ पीछे मैंने एक लाइट का सोर्स लग दिया, ये असली सोर्स है। एक्चुअल में यहाँ पे एक लाइट ली और मैंने जलाई उसको, तो ये स्लिट में से क्या ऐसे लाइट बाहर निकलेगी इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैंने दो प्रिज्म रख दिया, इसलिए हम इसे कहते हैं बाय प्रिज्म। इस अरेंजमेंट को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने प्रिज्म है, दो प्रिज्म, दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी इन्वर्टेड रखे हुए हैं। ठीक है, और इसका पूरा नाम है इस अरेंजमेंट का फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म। ठीक है, तो बोलो क्लियर है? बाय प्रिज्म क्यों कहते, समझ में आया ना? दो प्रिज्म रख दिया हमने इन्वर्टेड टू ईच अदर। अब कुछ लाइट की रेज यहाँ पहुंचेंगी, कुछ लाइट की रेज यहाँ। प्रिज्म क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है लाइट को। बड़े हो, ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास कर तो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। हाँ, तो ये डिस्पर्स कर देगा, देखो ये डिस्पर्स कर रहा है लाइट को, ये वाला प्रिज्म लाइट को डिस्पर्स करेगा, तो पूरे ये स्क्रीन है, ये क्या है, स्क्रीन, पूरी फैला देगा लाइट को, तो ये पूरी लाइट फैल के स्क्रीन पे आएगी। ये वाला प्रिज्म भी लाइट को पूरा फैला देगा, तो ये भी लाइट पूरी फैल के स्क्रीन पे आएगी।
अब ये भी लाइट फैल रही, ये भी लाइट फैल रही, तो यहाँ से जाने वाली लाइट और यहाँ से आने वाली लाइट एक दूसरे में इंटरफेयर होगी। बोलो, जब ये इंटरफेयर होगी तो ये स्क्रीन पे क्या बनाएगी? इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी। अरे बोलो, क्लियर है? ये इसको अगर मैं जूम करके इधर बनाऊं तो ये कुछ पैटर्न ऐसा 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 पैटर्न बनेगा स्क्रीन के ऊपर। ये बोलो, क्लियर है? अच्छा, तो इंटरफेरेंस तो हो गया। इंटरफेरेंस के लिए कितनी वेव्स चाहिए? और दोनों वेव्स के लिए तो अलग सोर्स चाहिए। डबल स्लिट में तो दो थे, डिफ्रैक्शन में भी दो सोर्स को हमने एक्सप्लेन किया था बाय पॉइंट सोर्स ऑन अ वेव फ्रंट, 2 पॉइंट सोर्स ऑन अ वेव फ्रंट। यहां आप देख के बताओ कितना सोर्स ऑफ लाइट है? एक्चुअली एक है, ठीक है। अब इसको हम दो सोर्स जैसा समझते हैं, कैसे? आप समझो समझो समझो। कोई बंदा लेट से इधर पे खड़े रह के यहां से आने वाली लाइट को देख रहा है। इसको मैं और थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं, ऐसे। तो आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये लाइट, ये ऐसे ऐसे लाइट इधर जा रही है, ऐसे 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 दिख रहा है। अब ये बंदा अगर इधर खड़े रह के यहां से जो यहां पे लाइट गिर रही है इसको देखेगा, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा? मैं उसको नहीं पता ये यहाँ पे कुछ है, उसको तो ये लाइट ये ऐसे आती हुई दिख रही है ना, तो उसका दिमाग क्या इमेजिन करेगा? यहाँ पीछे से कहीं पे लाइट का सोर्स है, बराबर। मतलब इसको अगर मैं यहाँ एक्सटेंड करूं इन तीनों को, तो उसको लगेगा यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है, ये बंदे को। सिमिलरली अगर यहाँ पर कोई खड़े रह के ये तीनों जो लाइट यहाँ गिर रही है, इसको भी और मैं ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, ये तीनों लाइट जो यहाँ गिर रही है, तो इसको अगर देखेगा तो उसको लगेगा यहाँ से कोई लाइट आ रही है। मतलब इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे एक लाइट का सोर्स होगा। इनको हम कहते हैं वर्चुअल सोर्स। वर्चुअल मतलब जो रियलिटी में नहीं है, राइट? रियलिटी में कौन सा सोर्स है? यहाँ पे सिर्फ ये एस। तो यहाँ पे क्या ऐसा नहीं लग रहा ये सोर्स 1 से ये सारी लाइट्स आ रही, ये सोर्स 2 से ये सारी लाइट्स आ रही? क्या अच्छा, क्या ये दोनों के इंटरफेरेंस से यहाँ पैटर्न बन रहा है? तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है, ठीक है। तो ये वेव इस सोर्स से आ रही है, ये वेव इस सोर्स से आ रही है। दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, फेज टाइम के साथ सेम होना चाहिए। अरे होएगा ही, वो दिख रहा है तुमको, ऐसा लग रहा है वो दो अलग अलग सोर्स से आ रही है, एक्चुअल में तो वो एक ही सोर्स है। बाय प्रिज्म से हमने उसको अलग किया, समझे? हाँ, तो ये जो दो सोर्स है इसको हम क्या कहते हैं? एपेरेंट सोर्स। एपेरेंट भी बोलो या वर्चुअल सोर्स। तो वर्चुअल समझने में एपेरेंट बोले, एपेरेंट जब किसी नाम चीज के आगे नाम लगाते हैं ना, एपेरेंट, इसका मतलब होता है अपीयर होने वाला, न्यू रियल नहीं है, दिख रहा है। समझ में आया? जैसे अगर आप ग्लास से किसी चीज को देखो, ग्लास के थ्रू किसी चीज को देखो, तो आप उसकी रियल पोजीशन नहीं देख रहे हो, आप उसकी अपरेंट पोजीशन देख रहे हो। अपरेंट का मतलब क्या? वो आपको अपीयर हो रही है, वो एक्चुअल में उधर नहीं है। जैसे आप बाल्टी वाल्टी में पानी में अगर ऐसे पेन या हाथ डुबाओ तो हाथ ऐसे थोड़ा टेढ़ा दिखता है ना। अरे ऐसा वो चीज ऐसी थोड़ी आगे की तरफ दिखती है क्या? नहीं। हाँ, इमेजिन कर रहे हो अपने आप को ऐसा करते हुए, दिखती है क्या? नहीं। वो आपको दिख रही है क्या? एक्चुअल पोजीशन उसकी वो है नहीं, तो उसको एपेरेंट बोलते हैं। एपेरेंट का मतलब जब भी किसी नाम के आगे चीज के आगे एपेरेंट वर्ड लगा दो, मतलब वो अपीयर हो रहा है, वैसे एक्चुअल नहीं है वो। तो उसको दो नाम, एपेरेंट बोलो या वर्चुअल बोलो। तो दिस कैन बी कॉल्ड एज एपेरेंट सोर्स और वर्चुअल सोर्स, क्योंकि ये रियल में है क्या? ये अपीयर हो रहे, मतलब वहां से कोई देखेगा तो उसको ऐसा दिखेगा यहाँ एक सोर्स है, यहाँ पे कोई तो उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई एक सोर्स है। एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में तो सोर्स एक ही है ये, और ये दोनों लाइट उसी सोर्स से आ रही है। तो कैसे नहीं हो सकता कि इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं हो, इन दोनों की इंटेंसिटी सेम नहीं हो? अरे भाई बल्ब एक ही है, जितनी इंटेंसिटी की लाइट यहाँ से निकलेगी वो इधर जाएगी, वो इधर जाएगी, तो दोनों यहाँ पहुंचेगी। समझे? समझे? वो तो कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी, समझ में? ये तो ये तरीका है कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने का, समझ में? जब हम ये पढ़ रहे हैं एक्चुअल में क्या है? मेथड टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स का मतलब कैसे? कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या? दो सोर्स को, मतलब दो सोर्स की जो लाइट है उनकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और फेज विड्थ टाइम क्या रहे? कांस्टेंट। ठीक है? तो वो करने के लिए, अरे कुछ नहीं, वो करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, पीछे एक ही सोर्स रखा, बस स्क्रीन पे जब वो गिर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो दो अलग अलग सोर्स से आ रहा है। समझ में आया? समझ में आया? तो हम मानने के लिए क्या मानते हैं कि ये जो दो लाइट वेव इंटरफेयर हुई, ये दो अलग सोर्स से आई, ठीक है? और वो दोनों सोर्स कैसे? कोहेरेंट। वो कोहेरेंट क्यों बोल सकते हैं? उनकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, फेज विड्थ टाइम क्या है? सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है? तो अब हम, मुझे बताओ एक कोहेरेंट आप इसको बनाओगे कैसे? तो बनाने का तरीका समझ में आया? ये तरीका है। कोहेरेंट सोर्स में होता ही है, एक्चुअल सोर्स एक ही होता है, खाली दिखता है अलग अलग।
ठीक है, तो स्क्रीन पे जब गिरता है तो हमें लगता है दो अलग अलग लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, लेकिन एक्चुअल में वो एक ही सोर्स से आ रही होती है। समझ में आया? लेकिन हमें वो एक सोर्स से आ रही उससे लेना देंगे, हमें तो ये दोनों लाइट की ये सारी चीजें सेम करनी है। क्या? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और फेज विथ टाइम। तो वो करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स बनाने का ये तरीका है। कैसा बनाते हैं कोहेरेंट सोर्स? एक्चुअल सोर्स एक ही होता है, लेकिन स्क्रीन पे जब लाइट गिरती है तो ऐसा लगता है कि क्या कितने सोर्स है? दो। बोलो पहला तरीका समझ में आया? तो फर्स्ट मेथड टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स इज फ्रेस्नेल बायप्रिज्म। इस पूरी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई डाउट इसमें किसी को? समझा? एकदम लॉजिकल है ये, कुछ मतलब इसमें ऐसा मैथमेटिकल और कुछ ऐसा ज्यादा समझ नहीं, ऐसा एकदम लॉजिकल है ना। यहाँ खड़े रह के देखो तो ऐसा लग रहा है यहाँ से, ये यहाँ से, और यहाँ देखो तो ये यहाँ से। ठीक है, तो रियल सोर्स, यस रियल सोर्स है। S1 S2 क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल सोर्स। और दूसरा जो एक तरीका है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने का, दैट इज फ्रेस्नेल लॉयड्स मिरर। नाम नहीं है मिरर, तो यहाँ भी एक मिरर होगा, ये है वो मिरर। क्या है ये? मिरर। इस तरीके को, जैसे इस तरीके को कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने के इस तरीके को कहते हैं फ्रेस्नेल, इस अरेंजमेंट को कहते हैं फ्रेस्नेल बायप्रिज्म। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने के इस तरीके को हम कहते हैं लॉयड्स मिरर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? स्क्रीन। क्या ये क्या है? मिरर। अब यहाँ पे भी रियल सोर्स ऑफ लाइट ये एक ही होता है, ये है रियल सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या है? अब ये रियल सोर्स से कुछ लाइट इधर गिरेगी स्क्रीन पे डायरेक्ट, कुछ लाइट गिरेगी इधर स्क्रीन पे गिरेगी डायरेक्ट। क्या कुछ रे इधर भी गिरेगी मिरर पे? क्या कुछ रे इधर भी गिरेगी मिरर पे? ठीक है, देखो ये ऐसे 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 गिर रही है। अब वो तो डायरेक्ट स्क्रीन पे गिरी, वो रिफ्लेक्ट होगी। क्या जो मिरर पे गिर रही है वो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई। दिख रहा है ये दोनों का इंटरफेरेंस हो रहा है? अरे दिख रहा है क्या? ये दोनों का इंटरफेरेंस हो रहा है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली। अच्छा, वो तो रियल सोर्स से लाइट आ रही है, एक सोर्स तो मिल गया। हम इंटरफेरेंस के लिए कितनी वेव चाहिए? दो, और दोनों ऐसी लगनी चाहिए। कहां से आ रही है? दो अलग अलग सोर्स से आ रही है। लग रहा है कि यहाँ नहीं, लेकिन लगना चाहिए। अब देखो इन दोनों लाइट सोर्स को कोई यहाँ से देखे तो उसको तो लगेगा यहाँ पीछे लाइट यहाँ कहीं से आ रही है। क्या वो सही सोच रहा है? अरे बोलो सही सोच रहा है? वहां रियल में सोर्स भी है। अच्छा, इनके बारे में क्या रहा है? ये दोनों वेव, ये वाली और ये वाली, अगर कोई बंदा यहाँ खड़े रह के इन दोनों वेव्स को देखे, उसको ऐसा लगेगा यहाँ पीछे कहीं एक लाइट का सोर्स है। मतलब अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं और इसको पीछे ले जाऊं तो उसको लगेगा यहाँ कहीं लाइट का सोर्स है, लेकिन यहाँ कोई लाइट का सोर्स है क्या? लेकिन मानते हम यहाँ सोर्स है। इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल सोर्स। क्या बोलेंगे? क्या अब दो लाइट के सोर्स मिल गए तो क्या दो वेव का इंटरफेयर होना यहाँ एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय कंसीडरिंग टू लाइट सोर्स। लेकिन एक्चुअल में यहाँ कितने लाइट सोर्स है? एक ही है। तो क्या जब एक ही लाइट सोर्स से यही वेव, ये वेव भी बन रही है, वो वेव भी बन रही है, और वही दो वेव इंटरफेयर हो रही है, तो क्या इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा? दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी? दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी? फेज विथ टाइम सेम होगा? हाँ, क्योंकि ये वेव दो वेव जो इंटरफेयर हो रही है वो एक्चुअल एक ही जगह से रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। हाँ, जैसे ये हो गया कि मान लो एक कंपनी है, ठीक है, नटराज भी वही बनाती है, अप्सरा भी वही बनाती है। हाँ, बोलने के लिए तो अलग अलग पेंसिल है, ऐसी है वैसी है, लेकिन दोनों एक ही जगह से रही है, उसका सोर्स एक ही है। आई बात समझ में? नाम तो अलग अलग देने से, ब्रांडिंग अलग अलग करने से कुछ थोड़ी ना होता है। एक 10 रुपए की, एक 2 रुपए की है, ठीक है, तो लोगों को लगता है ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है महंगी होने की वजह से। लेकिन जिसको हकीकत मालूम है बना तो दोनों एक ही कंपनी रही है, तो फिर वो तो एक क्रिएट किया हुआ परसेप्शन है ना कि अच्छी है बुरी है। तब एक ही सोर्स से दोनों आ रही है। तो अरे बोलो क्लियर है? तो ये समझ में आया? हाँ, ये लाइट ऐसी लग रही है ये सोर्स से आ रही है, लेकिन ये कोई रियल सोर्स है क्या? नहीं, ऐसा लग रहा है, वहां देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो दो लाइट की वेव आई जो इनसे इंटरफेयर हुई वो यहाँ कहीं से आ रही होगी। समझ में आया? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों लाइट क्या है? कोहेरेंट क्यों बोल सकते हैं? कोहेरेंट इसलिए नहीं बोल रहे कि ये एक ही जगह से आ रही है, कोहेरेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, फेज विथ टाइम क्या है? सेम है। अब मैंने कहा कि मुझे बताओ ये कोहेरेंट तुमने बनाया कैसे? इंटरफेरेंस करने के लिए, क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए था। तो मैंने आपसे पूछा आपने बनाया कैसे? अरे बोले जरा कुछ नहीं किया, बताता हूँ, है एक ही पेड़ा बना के अपन ऐसा बता रहे कि दो सोर्स से आ रही है डायग्राम में। नहीं, एक्चुअल में मैंने जब घर पे किया तो एक ही सोर्स रखा था मैंने लाइट का। समझे? तो ये तरीका है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने का। बोलो क्लियर है? समझ में आया? यहाँ पे अपना ये चैप्टर हो गया फिनिश। ठीक है, छापो ये।
उसकी हेडिंग लगाओ, मेथड टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स। इसकी थियरी वगैरह में नहीं लिखाऊंगा, कि खाली सुनना था और समझना था। डायग्राम बना लो, इसकी थियरी आप अपनी नोट से देख के लिख सकते हो। मेथड्स टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स, मेथड्स टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स। यहाँ पे भी स्क्रीन के ऊपर जब ये दोनों का इंटरफेरेंस होगा, कुछ यहाँ पे से इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। छापो छापो छापो। सब चैप्टर आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेव ऑप्टिक्स, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पढ़ाने में बहुत एफर्ट ही आता है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको सब जो सबसे इजी तरीका हो सकता था इसका, वो सब टॉपिक मैंने आपको बताया। ठीक है, आपने कहा आपको समझा भी, तो ऐसे मार्क्स भी लाना। एग्जाम में अगर आया एक्सप्लेन करने, तो ये दोनों डायग्राम बनाना है, और जो अभी मैंने आपको हिंदी में समझाया वो इंग्लिश में लिखना है। ये नोट्स आपको आपकी नोट्स में मिल जाएगी। पार्ट हो गया फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म वाला सबका। ठीक है, तो अपनी टेक्स्ट बुक खोलो, उसमें अभी अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। जितने हो सकते हैं अपन कर लेंगे थोड़ा टाइम में। हो गया लिख के? ठीक है, चलो इनका हो गया। आओ अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो, मुझे क्वेश्चन नंबर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने। A star is emitting light at the wavelength of 5000 angstrom. Determine the limit of resolution of a telescope. Question number 24. Page number 185. Question 24, page 185. ठीक है,
इसका लिखते हैं गिवन। चलो बोलते जाओ फटाफट, स्पिट आउट द गिवन डेटा। द स्टार इज एमिटिंग लाइट एट अ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। ये बताओ 5000 एंगस्ट्रॉम क्या है? ये वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हो गया लैम्डा। एंगस्ट्रॉम को पता है कैसे करते हैं मीटर में? एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, इसलिए ये वेव लेंथ है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? एसआई। अरे एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर की किलोमीटर। अरे मैं तो वहाँ दुकान पे जाता हूँ और भाड़ा मांगता है तो किलोमीटर से मांगता है। तो एसआई यूनिट क्या है? किलोमीटर है ना। कॉन्फिडेंटली बोलो ना, बोलो मीटर है। हाँ, कोई कितना भी डराए धमकाए कुछ भी करे, हाँ सच्चाई से करने का नहीं, ठीक है। 5000 एंगस्ट्रॉम की जगह पे 10 टू द पावर ऑफ -10 एंगस्ट्रॉम का मीटर में कन्वर्जन है। जहाँ एंगस्ट्रॉम दिखे वहाँ पे चुपचाप 10⁻10 लगा दो, ठीक है। ये थोड़ा सा भटका हुआ है, जैसे वो एक पैटर्न में चलता है ना, मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो, फिर पीको, समझे, फिर फेम्टो, फिर एटो। तो वो -3 के गैप में सब बढ़ता रहता है। ये बीच में घुस गया -10 से। मिली है तो 10⁻³ होगा, माइक्रो है तो 10⁻6, नैनो है तो 10⁻9, पीको है तो 10⁻12, फेम्टो है तो 10⁻15, एटो है तो 10⁻18, ठीक है। तो ये सब दिख रहा है 3 के गैप में बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या है? 10⁻10। ये यहाँ 90 जगह 12, ठीक है। 3 से बढ़ रहे हैं, बीच में 10 आ रहा है -10, तो होता है एंगस्ट्रॉम। बोलो क्लियर है? तो ये किस में हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम में होने के बाद मीटर में। नेक्स्ट डिटरमाइन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या फाइंड करना है दोस्तों? टू फाइंड हेलो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, LOR। फॉर व्हाट? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर टेलीस्कोप। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर अ टेलीस्कोप क्या थी बताओ? पहले तो ये बताओ, एंगुलर थी कि लीनियर थी? टेलीस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंगुलर थी कि लीनियर थी? लीनियर थी कि एंगुलर थी? बोलो। दो ही तो हमने ऑप्टिकल डिवाइस पढ़े यहाँ पे, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। दोनों में ही लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन थी, एक में लीनियर थी, एक में एंगुलर थी। तो टेलीस्कोप में कौन सी थी? एंगुलर थी। तो उसको रिप्रेजेंट किससे किए थे? डी थीटा से कि थीटा से? हाँ चलो डी थीटा निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट, हैविंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमीटर 200 इंच। अब यार ये ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो हमने सिर्फ ये सुना है कि क्वेश्चन होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव, इसमें खाली क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो आपको याद होगा आपने जब वो पढ़ा था अपना टेलीस्कोप पढ़ा था, ऐसा कुछ आपने बनाया था लेंस, इसी को ऑब्जेक्टिव बोलते, ठीक है। भारी वर्ड बोला ना आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर फील्ड के आदमी ने अपनी फील्ड को सुपीरियर बताने के लिए अलग अपने एक अलग टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर दी है। ऑब्जेक्टिव क्या? कुछ नहीं, वो लेंस, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव डायमीटर का मतलब लेंस का डायमीटर, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? ये डिस्टेंस को याद है? कैपिटल डी से, याद रखो कैपिटल डी से। तो ये ऑब्जेक्टिव डायमीटर बोला मतलब क्या दिया है? कैपिटल डी। वो कितना है? 200 इंच। अब खाली आपको ये यहाँ पे डिफिकल्टी है, इंच से मीटर का कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट नहीं मालूम है कोई बात नहीं, स्केल यूज करते हो ना, हाँ उसमें जाके देख लेना 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रिसाइज नहीं बता पाएगा, मैं आपको बता दूं 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए लगभग हम 1 इंच में 3 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। 54 है ना, तो 3 इसको राउंड फिगर ले लेते हैं, वहाँ चल जाएगा, फिजिक्स में नहीं चलता, ठीक है। तो अब इसको मैंने 200 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2.54, तो ये किस में आ जाएगा मुझे? सेंटीमीटर में, बराबर। 2 जीरो यहाँ लग गए, 254 हो गया। 254 का डबल 250 का डबल 500 और 4 का डबल 8, तो कितना हो गया ये? 508 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर से कहाँ जाना है? मीटर में, तो वो तो आता है हमें 508 इंटू 10⁻⁻²। आ गया, ये सब कुछ हो गया वैसा यूनिट में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या निकालना हमें? डी थीटा।
ठीक है, बोलो इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालना है तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला मालूम है, उसको उल्टा कर दो, खत्म हो गई बात। रिजॉल्विंग पावर का उल्टा ही होता है ना, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, L1 अपॉन LOR, तो LOR निकालना है तो रिजॉल्विंग पावर का उल्टा कर दो, खत्म। बोलो LOR इक्वल टू 1 अपॉन RP, तो बोलो क्या है RP का फॉर्मूला, उसको उल्टा करो। पहले बात RP का फॉर्मूला बताओ मुझे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या है, 1.22 लैम्डा, तो 1 अपॉन RP क्या हो जाएगा, तो यहीं लिख देता हूँ, 1 अपॉन RP क्या हो जाएगा, 1.22 इंटू लैम्डा बाय डी, ठीक है। तो LOR बराबर 1.22, लैम्डा मालूम है, सब कुछ दिया हुआ है, लैम्डा कितना है 5000 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन डी की वैल्यू 508 इंटू 10⁻⁻2, ये हो गई यहाँ पे फिजिक्स खत्म। इसके बाद क्या बचता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो सपरेशन होगा, और क्या था एंगुलर था तो कुछ रेडियंस वगैरह में आएगा, समझे ना, टेलीस्कोप के लिए। और अगर ये अगर मैं माइक्रोस्कोप के लिए लेता तो मैं यहाँ क्या लिखता, मीटर, बराबर। चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स passes through a slit, the diffraction pattern is observed। 23 क्वेश्चन नंबर 23 चलो पढ़ो पढ़ो, जीवन बताओ मुझे इसका। जिसने मुझे इसका जीवन बताया ना उसको मेरी तरफ से ग्रैंड सैल्यूट। खुश हो गए थे, चलो आगे। मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। मोनोक्रोमैटिक मतलब एक कलर की लाइट है, मतलब एक कलर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो बोलने के लिए भारी भारी वर्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब लाइट, मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या, मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलना सीधा, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स passes through a slit, the diffraction pattern is observed। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन यूज हो रहा है वर्ड, तो फॉर्मूला वगैरह याद रखना। आगे कौन सा यूज होने वाला है, डिफ्रैक्शन का, क्वेश्चन डिफ्रैक्शन का। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 2.5 मीटर फ्रॉम द स्लिट। बताओ कौन बताएगा ये कि 2.5 मीटर क्या है, बराबर लिखा ना मैंने क्वेश्चन, आई होप ये भी 185 पे ही होगा। हाँ बोलो कौन बताएगा ये 2.50 मीटर क्या है ये, वेरी गुड। क्योंकि देखो ये डिस्टेंस दिया हुआ है स्क्रीन का स्लिट से, तो स्क्रीन का स्लिट से डिस्टेंस हमने लिखा था, याद है, कैपिटल डी, और दो स्लिट और या फिर अपर्चर, अपर्चर को तो हमने ए से किया था, दो स्लिट के बीच में वो आएगा डबल स्लिट में, तो डिफ्रैक्शन का, तो यहाँ मतलब 2.5 मीटर, ठीक है। आगे, इफ विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज 6 mm, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना दिया हुआ है 6 mm, तो क्या मैं इसको 6 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकता हूँ, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ गया मुझे। आगे क्या बोला गया दोस्तों, व्हाट इज द स्लिट विड्थ, ओहो क्या बोला है, व्हाट इज द स्लिट विड्थ, मुझे बताओ निकालना क्या है, मुझे स्लिट की विड्थ निकालना है। क्या चल रहा है, ये डिफ्रैक्शन चल रहा है, इंटरफेरेंस, डबल स्लिट चल रहा है, क्या चल रहा है, तो स्लिट की विड्थ पूछा तो क्या निकालना है मुझे, अरे भाई डिफ्रैक्शन पढ़े हो, हाँ यस यस, क्या निकालना है, स्मॉल, हमने डिफ्रैक्शन में उसको डी बोलो चलेगा, मतलब गलत नहीं बोल रहे आप, लेकिन वो क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल डी हमने डबल स्लिट में यूज किया था, दो स्लिट के बीच के लिए, और डिफ्रैक्शन में हमने जो स्लिट का विड्थ गैप था उसको ए से रिप्रेजेंट किया था, तो बस वो डिफरेंस बना रहे, इसलिए मैंने यहाँ ए और वहां डी यूज किया। बाकी रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको भी डी यूज करोगे तो आपने गलत कुछ नहीं किया, लेकिन वो कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो हमने जो यूज किया वही लेके चलते, क्या है, ए, स्लिट की विड्थ निकालना है, ठीक है, स्लिट की विड्थ निकालना है हमें, कब कब, व्हेन स्लिट की विड्थ निकालना है, पहला जब लाइट जो हम डाल रहे हैं स्लिट पे 500 नैनोमीटर की है, दूसरा 50 माइक्रोमीटर की है, तीसरा 0.5 नैनोमीटर की है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, पहला केस वन ए निकालना है इसमें, लेकिन जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, पहले केस में 500 नैनोमीटर, नैनो को समझ में आता है ना, 10⁻⁹ आगे करेंगे। चलो ए निकालना है, लैम्डा दिया है, विड्थ दी है, ये दिया है, निकाल सकते हैं क्या, बताओ मुझे,
भाई गिवन डेटा देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर के क्वेश्चन से लगते हैं लेंदी पढ़ने में, लेकिन सॉल्व करने में बहुत इजी, क्योंकि इसमें फॉर्मूलेज बहुत है। कंसेप्ट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ सकता है। हाँ, आप ये देखो ए निकालना है आपको, बाकी सब चीजें दी हुई है। कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढो नहीं जिसमें ये सब एक साथ आ रहा है और एक अननोन बच रहा है, फट से मिल जाएगा। आओ यार जल्दी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो कुछ दिया, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, फॉर्मूला किसका है वो? विड्थ ऑफ व्हाट? डार्क। लेकिन यार डार्क फ्रिंज विड्थ, डार्क विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज हम दी ही नहीं है, जिसकी दी है वो यूज करो ना। हाँ, लैम्डा 2 क्या है? वेरी गुड। ये विड्थ का किसका फॉर्मूला है? विड्थ ऑफ, और किसके लिए? डबल स्लिट के लिए कि रिफ्रैक्शन के लिए? रिफ्रैक्शन के लिए। वेरी गुड। तो चलो इन्होंने जो कहा मैं यूज करके देखता हूं। मैंने कहा ना गलत होगा चलेगा, अपन ट्राई करते हैं, गलत होगा तो वो भी पता चल जाएगा, सही होगा वो भी मालूम पड़ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि मरियम ने कहा कि ये विड्थ ऑफ सेंट्रल बाइट का जो फॉर्मूला है वो 2 लैम्डा, बोलो, डी बाय ए। अब इससे चेक करता हूं मुझे ए आता है कि नहीं। ए निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 लैम्डा डी अपॉन विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, ये सारी वैल्यू पुट करो। 2 लैम्डा की वैल्यू क्या है? 500, नैनो की जगह 10⁻⁹, डी की वैल्यू 2.5, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट 6 × 10⁻, क्या ये आ जाएगा? मतलब ये तरीका सही है। खत्म हो गया ना, वो सॉल्व करो। दूसरा केस, ये तो चाह रहा था मैं आप लोग से। मैंने क्या बोला? मेरा प्रॉब्लम कराने का पर्पस ये नहीं है कि मैं अपनी कोई एक्सपर्टीज यहाँ साबित करूं। मेरा प्रॉब्लम कराने का मकसद आप लोग का इधर है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बनो। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, उसमें से गिवन डेटा निकालना, फिर सोल्यूशन की तरफ अप्रोच करना, ये सब में आपको अच्छा होना, आपको आना चाहिए। ठीक है, गलत होगा चलेगा, अभी इन्होंने बताया उनके हिसाब से लगा तो देखो सही है, आ रहा है ना, करके देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा कि वो गलत है सही है। कहीं अटकते तो फिर कोई और अप्रोच लेना पड़ता। अभी समझ में आ रहा तो करो। अभी सेकंड केस 2, वही क्वेश्चन में केस 2 क्या है? ए निकालना है, वही ए ही निकालना है, लेकिन तब लैम्डा क्या है? 550 माइक्रोमीटर। ठीक है, फिर से ये फॉर्मूला यूज होगा। तो अब बार बार वो क्यों लिखूं, डायरेक्ट ए के टर्म्स में लिखता हूं ना। अभी यहाँ ए निकाल लिए, ए इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। तो बोलो 2 लैम्डा की जगह खाली यहाँ क्या आएगा? 50 × 10⁻⁶। डी की जगह क्या आएगा? 2 पॉइंट। तो अगर समझदार हो ना तो आप एक चीज पहले ही कर लोगे, वो क्या मालूम है? ये पार्ट को छोड़ो, लैम्डा को हटाओ, 2D/WCB की वैल्यू निकाल लो। यहां सॉल्व करोगे ना, लैम्डा को हटाओ, 2D/WCB, क्योंकि वो हर जगह सेम ही होने वाला है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करना, 2D बाय विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको खाली 50 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करो ना। अरे बार बार वो हमारी क्यों करोगे जब मालूम है इसकी वैल्यू हम हमेशा वही आने वाली है। तो फिर केस 3, यहाँ पे भी क्या निकालना है? ए निकालना है। अब यहाँ लैम्डा कितना है? 0.500 नैनोमीटर। एक का फॉर्मूला क्या है? 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय WCB। तो यहाँ पे क्या करो, 0.500 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? इसकी जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पर एक बार निकाल लो, बस खाली लैम्डा एक्सचेंज करते करते निकालना है। जो भी यहाँ पे आएगी, ए की वैल्यू समथिंग आएगी मीटर्स में, ए की वैल्यू यहाँ समथिंग आएगी मीटर में, है ना, विड्थ है ना वो स्लिट की। बोलो क्लियर है? समझ में आया ये?
चलो छाप लो फिर इसके बात के बाद में जो लेक्चर में करेंगे। तो ये कर लेंगे क्वेश्चन। चलो जाने दो, छापो। आज के लिए बस इतना ही। इसका जो बचा हुआ पार्ट है अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है।